Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Myself Dr. Mahanur Altaf. कल हमारी फर्स्ट क्लास थी सेरिब्रल पाल्सी की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, टाइप्स, पैथोलॉजी और क्या कॉजेज हो सकते हैं सीपी चाइल्ड के। सो आई होप कि आपको कल का लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू एंड इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द असेसमेंट ऑफ सेरिब्रल पाल्सी चाइल्ड। हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है बिकॉज दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डायग्नोसिस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री को हमने सबसे पहले जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें हमारे पास आता है प्री नेटल। प्री नेटल में हमने पूछनी है मदर की एज। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करती थी। मैंने क्योंकि आपको कल भी बताया था कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सीपी का कॉज बन सकती हैं, जिसमें हमारे पास सिडेटिव ड्रग्स हो सकती हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो सकती हैं, जिनके कॉज में सीपी हो सकता है। इसके अलावा एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन तो नहीं था। जो इन्फेक्शन जो है सीपी का कॉज बन रहे थे उसमें हमारे पास आता है टॉक्सोप्लाज्मा। अदर्स में आता था हमारे पास सिफेलिस, हेपेटाइटिस वी, रूबीला और साइटोमेगेलो वायरस। ये सारे जो हैं कॉज बन रहे थे सीपी के। एनी मेडिकल कंडीशन ऑफ मदर। डायबिटीज तो नहीं थी। ल्यूपस एरिथमेटोसिस तो नहीं था। ल्यूपस एरिथमेटोसिस क्या है? ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें मदर का इम्यून सिस्टम ही अपने हेल्दी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा एनी हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज तो नहीं थी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? इसके अंदर फर्टिलाइज एग जो होता है वो वूम के आउटसाइड इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरीनेटल। इसमें क्या था? प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं हुई थी। लेबर टाइमिंग हमने पूछनी है। लेबर टाइमिंग अगर इंक्रीज कर जाए उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और लेबर टाइमिंग जो है पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज अगर प्रोलॉन्ग लेबर टाइम होगा तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी। प्लेसेंटा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्टिन्यूसली और वो सफिशेंट ऑक्सीजन जो है फीटस को प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बेबी को नहीं मिलेगी तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या था कि ब्रीथिंग इंटरप्शन होने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोक्सिया हो जाता है और ब्रेन के कोई ना कोई पार्ट भी डैमेज होने का खदशा होता है। बर्थ क्राई। बर्थ क्राई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब बेबी हुआ था साथ ही उसने क्राई किया था या डिले हुआ की थी क्राई, बिकॉज जब बेबी होता है तो लंग्स उनके नॉन फंक्शनल होते हैं। जैसे ही बेबी क्राई करता है लंग्स फंक्शनल होते हैं, ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। अगर जो है बेबी क्राई नहीं करता, लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती, तो हाइपोक्सिया हो जाता है और ब्रेन में इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल के अंदर हमारे पास आता है APGR स्कोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कोर। जब बेबी होता है ये स्कोर चेक किया जाता है। अब ये स्कोर क्या है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपेयरेंस। जब बेबी हुआ था उसका स्किन कलर कैसा था? अगर स्किन कलर ब्लू या पेल होगा तो हम 0 पॉइंट्स देंगे। अगर 1 पॉइंट देंगे अगर बेबी का बॉडी जो है पिंक होगी और एक्सट्रीमिटीज क्या है? ब्लू होंगी। ये ब्लू किस चीज को शो कर रही है? ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई। अगर तो बेबी पिंक है देन हम 2 पॉइंट्स दे देंगे, इट्स मीन बेबी हेल्दी है। नेक्स्ट हम पल्स चेक करेंगे। पल्स में अगर एब्सेंट होगी तो 0 पॉइंट दे देंगे। अगर बिलो होगी 100 बीट्स पर मिनट से तो 1 पॉइंट देंगे। अगर ओवर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगी तो 2 पॉइंट्स दे देंगे। नेक्स्ट हमने चेक करना है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। फ्लॉपी है, मिनिमल रिस्पॉन्स किया है, स्टिमुलस दिया है बेबी को, अगर वो रिस्पॉन्स जो है एब्रप्ट करता है तो देन हम लोग 2 पॉइंट्स दे देंगे। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी चेक करनी है, बेबी की मसल टोन देखनी है। मसल टोन प्रेजेंट है,
फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स हैं तो 1 पॉइंट दे देंगे, अगर बेबी बिल्कुल एक्टिव है, मूवमेंट कर रहा है, देन हम 2 पॉइंट्स दे देंगे। लास्ट पर देखना है रेस्पिरेशन को एब्सेंट तो नहीं है, एब्सेंट होगी तो 0 पॉइंट दे देंगे, अगर स्लो एंड इरेगुलर होगी तो 1 पॉइंट देंगे, अगर 2 पॉइंट देंगे अगर विग्रस क्राई करेगा बेबी। ये सारी जो चीज़ें हैं, फीचर्स है, शो कर रही हैं कि हमारा बेबी जो है वो हेल्दी है। सो APGAR स्कोर जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है ट्रॉमा तो नहीं बेबी को हुआ था, बाद में एनी डिजीज तो नहीं हुई थी, लाइक हमने डिस्कस किया था कि जॉन्डस जो है अगर बेबी को हो और उसे स्वेयर हो और ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से भी CP हो सकता है। एनी सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, बेबी को कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं देते रहे, ये सारी चीज़ें पूछनी है। नेक्स्ट हमने चेक करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, चाइल्ड अलर्टनेस चेक करनी है। अब वो किस तरह से चेक करनी है, हमने चाइल्ड को कोई भी स्टिमुलस देना है एंड देन चेक करना है कि बेबी किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर वो अलर्ट है तो हम उसे ओके कंसीडर करेंगे। देन कम्युनिकेशन लेवल देखना है, किस तरह से बोल रहा है, पोस्चर अलाइनमेंट चेक करनी है। इसके अलावा ये देखना है कि हमारे पास जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स तो नहीं हो रही हैं, स्कार तो नहीं बॉडी के ऊपर, ट्रेमर्स तो नहीं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आ जाता है। एग्जामिनेशन हमने किस तरह से करना है, ओरिएंटेशन देखनी है, विजन देखनी है, हेयरिंग देखनी है कि हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीच कैसी है, डिलेड स्पीच तो नहीं थी। हम लोगों ने मोटर माइलस्टोन्स चेक करने हैं। मोटर माइलस्टोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो डिले हो तो उसकी वजह से भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस बेबी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्रेनियल नर्व असेसमेंट करनी है। क्रेनियल नर्व असेसमेंट करनी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज CP के अंदर जो है हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे हम सूडो बल्बर पाल्सी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना हमारी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्रेनियल नर्व 9, 10 और 12 इन्वॉल्व होती है। हमने क्रेनियल नर्व असेसमेंट भी करनी है। क्रेनियल नर्व असेसमेंट जो है ना 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनकी अलग अलग तरह से असेसमेंट होती है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम उस पर भी सेशन अरेंज करवाएं और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से की जाती है उसको भी चेक करें। नेक्स्ट हमने सेंसरी एग्जामिनेशन देखनी है, सुपरफिशियल चेक करनी है, डीप रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। इसके अलावा हमने कॉर्टिकल सेंसरी एग्जामिनेशन करनी है। अब कॉर्टिकल सेंसरी एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, हमने ग्राफिस्थीजिया चेक करना है। ग्राफिस्थीजिया, अब ये क्या है वर्ड, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग चाइल्ड का हैंड लेंगे, अगर थोड़ा बेबी जो है बड़ा है तो हमने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है हैंड के ऊपर, लाइक A लिखें या B लिखें, तो हमने पूछना है चाइल्ड से कि हमने क्या लिखा है हैंड के ऊपर। इसे हम ग्राफिस्थीजिया देख कहते हैं, इसे हम सेंसरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं चाइल्ड को, लाइक कोई क्वाइन दे दिया, कोई पेन दे दिया, और आइज़ जो है हमने क्लोज करवा देनी है और हमने पूछना है कि ये हमने क्या चीज़ पकड़ाई है आपको, ये क्या चीज़ है। उसने बेबी ने, जो चाइल्ड होगा उसने रिकॉग्नाइज करना है। इस तरह से हम लोग सेंसरी एग्जामिनेशन को भी चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स असेसमेंट। रिफ्लेक्स असेसमेंट जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो छोटा बच्चा होगा उसको हम लोग इस तरह से चेक नहीं कर सकते, ना उससे पूछ सकते हैं, ना उसकी स्पीच चेक कर सकते हैं। हमने रिफ्लेक्सेस चेक करने होते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हम लोग स्पीच देखेंगे, विजन देखेंगे, हेयरिंग देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिस्थीजिया देखेंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं ना हम कह सकते कि हमें बताएं कि आपके हैंड पे हमने ये क्या अल्फ़ाबेट लिखा है, ये आपके हैंड में क्या पकड़ाया है। उनके लिए हम लोग रिफ्लेक्स असेसमेंट करते हैं। फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स चेक करेंगे, पाल्मर प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करेंगे, ग्रिप चेक करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स, टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स, और ATNR और STNR चेक करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन लोगों को किस तरह से चेक करना है, बिकॉज अगर आपको ये पता होगा तभी आप चेक कर पाएंगे ये रिफ्लेक्सेस को। सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स,
हम इन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इन रिफ्लेक्सेस को चेक करना है। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब भी हम बेबी को कोई स्टिमुलस देते हैं तो बेबी अपना हैंड जो है उस स्टिमुलस की तरफ मूव करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये फिंगर जो है बेबी के माउथ के अराउंड जो है उनकी मदर ने रखी है, देन बेबी ने अपना हेड जो है फिंगर की तरफ मूव किया। ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। अगर बेबी रूटिंग रिफ्लेक्स करता है इट्स मीन के बेबी नॉर्मल है, अगर नहीं करता तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इन रिफ्लेक्सेस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाल्मर ग्रैस्प। आपने भी नोट किया होगा, जब भी छोटा बच्चा होता है हम उसको अपनी फिंगर वगैरह पकड़ाएं तो वो जोर से पकड़ लेता है, सो इसको भी हमने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और दूसरा आता है सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अब इसको हम किस तरह से चेक करते हैं उसको देख लेते हैं। एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होगा कि बेबी जब लेटा होगा सुपाइन पोजीशन के अंदर, बेबी की एक्सटेंशन आर्म जो है वो किस साइड पर होगी, फेस की साइड पर होगी, और बेबी की जो हमारे पास जो फ्लेक्स्ड आर्म होगी वो स्कल की साइड पर होगी। ये हमारे पास जो रिफ्लेक्स है वो हेड और नेक की कोऑर्डिनेशन को शो करता है। हेड एंड नेक की कोऑर्डिनेशन को शो करता है हमारे पास। अगर बेबी इस तरह से नहीं लेट रहा तो इट्स मीन कोऑर्डिनेशन नहीं है हेड और नेक में। ये हमारे पास था एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये हमारे पास हेड, नेक और हमारे लोअर लिम्ब इन सब की और अपर लिम्ब की भी कोऑर्डिनेशन को शो करता है। जबकि हम लोगों ने एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में हेड, नेक और हमारे अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन को देखा है। अब हमने अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन और लोअर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन को चेक करना है, तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। बेबी को हम क्रॉलिंग पोजीशन में लिटाएंगे एंड फ्लेक्स करेंगे हेड को। जैसे ही हम हेड को फ्लेक्स करेंगे, आर्म जो है वो फ्लेक्स हो जाएंगी बेबी की और लेग्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। दूसरा हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्रॉलिंग पोजीशन में होगा बेबी, अगर हम लोग हेड को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, आर्म जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी और लेग्स क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएंगी। इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपके पास जब भी कोई चाइल्ड है और आपको डाउट हो कि ये सीपी का हो सकता है तो आपने इन रिफ्लेक्सेस को चेक करना है। सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, इसके बाद हमने रूटिंग रिफ्लेक्स को भी चेक करना है, जो कि मैंने आपको बताया स्टिमुलस देंगे बेबी उसी साइड पर अपना हेड जो है मूव करेगा। सकिंग रिफ्लेक्स आपने चेक करना है। सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके पास जो भी चीज लेके जाए वो सक करने की कोशिश करता है। और हमने चेक करना है फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स और पाल्मर एंड प्लांटर ग्रिप को चेक कर लेना है। टॉनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स, ये क्या होती है, बेबी जो है प्रॉन पोजीशन में होगा और हमने नेक को एक्सटेंड करना है और लेग्स को भी एक्सटेंड करना है। अगर बेबी जो है प्रॉपरली एक्सटेंड कर पा रहा है देन इट्स मीन ओके है। ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सेस के हम किस तरह से रिफ्लेक्सेस को चेक कर सकते हैं और हमने कौन कौन से रिफ्लेक्सेस को चेक करना है। व्हाट इज मोरो रिफ्लेक्स, आपने मुझे ये बताना है कि मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। ये भी चिल्ड्रन के अंदर नोटिस किया जाता है, सो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। सेरिब्रल पाल्सी की बात की जाए तो सिम्टम्स जो हैं वो हमें शो हो जाती हैं 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर, लेकिन बहुत माइल्ड केसेस होती हैं जिनमें 12 to 18 मंथ्स के बाद जाके सिम्टम्स शो होती हैं। अब किस तरह से होती हैं कि बेबी के मोटर माइलस्टोन्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं। अगर बेबी टाइमली नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, कोई स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसे सीरियस लेना चाहिए और टाइमली जो है चेक करवाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग चेक नहीं करवाते जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शनल लेवल चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा जो सीपी चाइल्ड है वो किस लेवल पर लाई कर रहा है।
सो उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है GMFCS, ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमारे पास 5 लेवल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि सीपी चार्ट का कौन सा लेवल है। लेवल 1 के अंदर हमने देखना है वॉक विदाउट लिमिटेशन। अगर जो है चिल्ड्रन वॉक विदाउट लिमिटेशन, किसी लिमिटेशन के बगैर वॉक कर रहा है, तो उसे हम लेवल 1 कंसीडर करते हैं। अगर वॉक विद लिमिटेशन सम असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना पड़ रहा है लाइक स्टिक का, तो देन हम लेवल 2 कंसीडर करते हैं। अगर जो है चिल्ड्रन एम्बुलेशन विद डिवाइस ओनली, अगर किसी हैंड हेल्ड मोबिलिटी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो देन हमारे पास क्या होगा, लेवल 3 होगा। लेवल 4 के अंदर क्या होता है कि व्हील चेयर पर होता है चिल्ड्रन, उसके लिमिटेड मोबिलिटी होती है, और इसके अलावा ऑटोमेटिक डिवाइस व्हील चेयर डिपेंडेंट होता है। लास्ट पे लेवल 5 के अंदर क्या होता है कि एंटी ग्रेविटी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और ऐसा जो चाइल्ड होता है वो टोटली व्हील चेयर डिपेंडेंट होता है, और हमेशा उसको कुछ भी काम करने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास हो गया फंक्शनल लेवल। अगर हमने चेक करना है तो हमने ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन टेस्ट को लाजमी तौर पर चेक करना है। नेक्स्ट हमने देखना है मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले लेवल 1 देखना है, हैंडल्स ऑब्जेक्ट इजीली एंड सक्सेसफुली। अगर चाइल्ड जो है हैंडल्स को, ऑब्जेक्ट्स को इजीली हैंडल कर पा रहा है, तो उसे हम लेवल 1 कहेंगे। हैंडल मोस्ट ऑब्जेक्ट बट समवट रिड्यूस क्वालिटी और स्पीड ऑफ अचीवमेंट, हैंडल तो कर पा रहा है ऑब्जेक्ट्स को, बट स्पीड ऑफ अचीवमेंट, चीज़ों को पकड़ने की स्पीड जो है वो कम है, क्वालिटी रिड्यूस है, देन वी विल गिव लेवल 2, स्कोर 2। हैंडल ऑब्जेक्ट्स विद डिफिकल्टी, नीड्स हेल्प टू प्रिपेयर और मॉडिफाई एक्टिविटीज। अगर हैंडल्स करने के लिए चीज़ों को डिफ़िकल्टी हो रही है तो लेवल 3 देंगे। लेवल 4 के अंदर क्या आएगा, हैंडल अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ इजीली मैनेज ऑब्जेक्ट्स इन अडैप्ट सिचुएशंस। लेवल 5 के अंदर क्या आएगा कि होल्ड नहीं कर पा रहा, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया ग्रॉस मोटर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर लेवल 5 के अंदर एंटी ग्रेविटी मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाता चाइल्ड, जिसकी वजह से उसे हर टाइम किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर भी वो चीज़ों को खुद हैंडल नहीं कर पाएगा। ये हमारा रहा कि फंक्शनल लेवल को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये फंक्शन भी देख लिए, हम लोगों ने रिफ्लेक्सेस भी चेक कर लिए। अब आपने साथ साथ जो भी आपने हिस्ट्री लेनी है, तो आपने साथ साथ चीज़ें लिखते जाना है। सबसे पहले आपने चेक करना है किस टाइप की पेशेंट को सेरिब्रल पाल्सी है। अब हमने कल टाइप्स डिस्कस की थी कि स्पास्टिक सीपी भी हो सकता है, एटैक्सिक सीपी भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, और डिस्काइनेटिक सीपी भी हो सकता है। जब अपने आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होंगे, आपके पास जो भी होंगे आपके पेपर्स वगैरह, उनके ऊपर आपने लिखते जाना है। लाइक स्पास्टिक सीपी था तो हमने लिख देना है स्पास्टिक सीपी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी लिम्ब इफेक्टेड है, जो कि कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, डायप्लेजिया हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। देन हमने साथ लिख देना है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थी, लाइक पेशेंट जो है हेमीप्लेजिया था, हाफ साइड ऑफ द बॉडी इफेक्टेड थी, इट्स मीन लेफ्ट साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर इफेक्ट था, तो इट्स मीन के राइट साइड पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही होगी, सिम्टम्स शो हो रही होंगी, वहाँ पर वीकनेस होगी, पैरालिसिस भी हो सकता है। देन हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कितने डिटेल में पेशेंट से पूछे हैं कि क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, लेबर टाइम तो नहीं इंक्रीज था। जो एटियोलॉजिकल फैक्टर होगा देन हमने लिख देना, लाइक प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी तो हम लिख देंगे प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी लिख देंगे। नेक्स्ट हमने देखना है फंक्शनल लेवल। देन आपने फंक्शनल लेवल देखने हैं ग्रॉस मोटर क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अगर पेशेंट का लेवल 3 है तो हमने लिख देना है GMCS, लाइक इस तरह से लिख देंगे GMFCS, कौन सा था, लेवल 3 था, इस तरह से हमने लेवल लिख देना है। अब हमने मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें क्या करेंगे, MACS को लिख के आगे कौन सा लेवल था, 4 था, वो लिख देंगे। इस तरह से हम लोगों ने अपना रिजल्ट अगर हम साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने लास्ट पे DD बनाने में। अब हमारे पास जो है ना
डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास एमआरआई भी हम करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट करवाते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि कल के लेक्चर में उनको भी मेंशन करूं, बिकॉज रोज़ा होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, इसलिए आज के लेक्चर में हम उसे कवर नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि हमें एमआरआई के ऊपर कौन कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, हम कौन कौन से लैब टेस्ट करवा सकते हैं और कौन से लैब टेस्ट जो हैं इस चीज़ को बता रहे होते हैं कि बेबी के ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह हम लोग कल मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट में थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड भी। बिकॉज एज अ मेडिकल स्टूडेंट इट डजेंट मीन कि आप कौन सी फील्ड पे हैं, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़नी आनी चाहिए। उसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन सी पैथोलॉजी चल रही है बॉडी के अंदर। सो लास्ट पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एड्रेस्ड विद चिल्ड्रन हु हैव सेरिब्रल पाल्सी। कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में होती है। अभी तक मैंने जितना लेक्चर दिया है उसके अंदर ही से ही इसका आंसर है। जिन मेंबर्स ने कंप्लीट लेक्चर अटेंड किया होगा वो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो आपने कमेंट सेक्शन में रिमार्क्स भी देने हैं, एंड इंशाल्लाह अब कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।